बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम। यूनिफॉर्म क्या होता है कि जहां से सारी लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, बराबर हो, वेक्टर इन बराबर हो, जहां चल रही हो बराबर हो, जहां पे खत्म हो रही हो बराबर हो, दैट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द, एक कहीं जा रही डायरेक्शन, एक कहीं जा रही है, इधर से जा रही है, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कि तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन लिख लो आप लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर्ड बाई, या मेजर्ड थ्रू लिख लो, बाई मत लिखो, मेजर्ड थ्रू नंबर ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू सरफेस। कहां? सरफेस पे। ये जो सरफेस है इसका, हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, तो हमने यहां एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया इसके अंदर से, इस सिस्टम से। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। हमेशा सरफेस पे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है, ठीक है। पासेस थ्रू सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नंबर ऑफ फोर्सेस बेसिकली निकल रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो हेल्ड कर रखा हमने सरफेस से, कितने नंबर ऑफ फोर्सेस हैं उसको बताता है। इससे हम डिनोट करते हैं फाई से। तो हमें इसके सरफेस पे दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सरफेस के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, इंटीग्रल में इसका यूज करते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो, बेसिकली इट इज डिनोट बाय द सरफेस ऑफ द इंटीग्रल, सरफेस ऑफ इंटीग्रल E डॉट डी ए। ये क्या होता है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक। अब फाई की वैल्यू जो होगी, ये होगी, आप लो सकते हो इसको ई डी ए कास थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये वैल्यू होगी। अगर हम एरिया की बात कर ले, इसकी एरिया ए है पूरे की, और हमें एरिया की बात कर लेते हैं, तो ई डी ए, एरिया ए है, तो क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करोगे, एरिया ए है, तो ई ए आ जाएगा, ठीक। ये नोट डाउन कर लो। डी ए हटाओगे तो काश थीटा लिख दो, तो फाई इक्वल टू पूरे इंटायर एरिया से क्या हो जाएगा, ये मैंने स्मॉल एरिया लिया था, अब इंटायर एरिया की बात करोगे तो ये कास थीटा। ठीक है, इसकी बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा गास थ्योरम आएगा वो गास थ्योरम इसी से रिलेटेड है। इसके पहले मैं आपको बात कर लूं, आपको क्यों जो हमारा होता है, जिसे हम बोलते हैं, इसका एक हमारा होता है क्या, प्लेन एंगल, एक हमारा क्या होता है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट। सॉलिड एंगल क्या होता है, अगर हम सॉलिड एंगल की बात कर लें, ये हमारा कोण है, सपोज करो, यहां पर एंगल इसे डी ओमेगा से नोट करते हैं, डी ओमेगा। अगर इसका रेडियस आर है, यहां एरिया डी ए है, तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है सॉलिड एंगल। तो अगर हम स्फीयर की बात कर लेते हैं, अगर कोई स्फीयर है, अगर हम वहां बात कर लेते हैं, यहां पर सॉलिड एंगल की बात कर लेते हैं हम, कोण की, ये पॉइंट ओ है, यहां पर क्या है, आर है। अगर यहाँ डी ए एरिया हमने लिया है, तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और उसकी एरिया क्या होगी स्फीयर की, 4 पाई आर स्क्वायर। तो होगा क्या, मतलब किसी भी क्लोज स्फीयर में किसी भी पॉइंट पे
किसी भी क्लोज स्फीयर के पॉइंट पे जो वैल्यू होती है डी ओमेगा की कितनी होगी, ओमेगा की 4 पाई। ठीक है, किसी भी क्लोज स्फीयर के पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल की वैल्यू होगी इनफैक्ट वो क्या होगी 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया क्या होती है 4 पाई आर स्क्वायर, किसकी स्फीयर की। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इसको नोट डाउन कर लो, इसका डेफिनेशन ये है। ठीक है, अब अगर इसको बोलते हो क्या डेफिनेशन, तो इट्स आल्सो में भी डिफाइन, क्या डिफाइन कर रहा है, सरफेस इंटीग्रल ओवर द एंटायर सरफेस, सरफेस इंटीग्रल ओवर द एंटायर सरफेस, इसकी डेफिनेशन ये भी हो गई। ठीक है, इट्स मे बी लिंक द एंटायर सरफेस इंटीग्रल ओवर द एंटायर, इट मे बी द लिंक सरफेस इंटीग्रल ओवर द एंटायर सरफेस। ठीक है, ये भी इसका हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये आपको लिख लिया ना आपने, अब हम बात करते हैं ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब अगर हमारा थीटा की वैल्यू डिफरेंट हो तब क्या करोगे, मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, क्योंकि फाई हमारा क्या है ये cos थीटा है। अगर 90 डिग्री हो थीटा बराबर तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, cos 90 की वैल्यू क्या होती 0। अगर थीटा 0 डिग्री है तब फाई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन फाई इज इक्वल टू ई ए। का 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और का 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये चीजें बहुत ही काम की है, ये मैंने आपको बता दिया। तो एक हमारा एक डेफिनेशन ये भी निकला कि सरफेस इंटीग्रल ओवर द एंटायर सरफेस इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मेजर्ड थ्रू नंबर ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू सरफेस साइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने किसी भी एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, क्या है यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि इनकी डिस्टेंस सेम नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम है। अब हमने इसमें थोड़ा सा एरिया ले लिया डीए, इसके सरफेस पे जो नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे जो निकलेंगे यहां से, उसके सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर दिए, वहां से जो नंबर ऑफ फोर्स होंगे उसको हम फाई डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से और उसकी वैल्यू होगी ई डॉट डी। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा थीटा 180 डिग्री होगा तब क्या होगा। अगर थीटा 180 डिग्री होगा तब फाई की वैल्यू कितनी होगी माइनस, अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो फाई की वैल्यू कितनी होगी माइनस ए, क्योंकि काश 180 डिग्री क्या होता हमारा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, हमारा साइन में पे तो 1 हो जाएगा। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। मुद्दा कम है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। अगर हमारा फाई इज इक्वल टू क्या है ईडीए है और फाई इज इक्वल टू ईडीए कास थीटा है या फाई इज इक्वल टू ईए है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमारी क्या होगी और इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका हमारा यूनिट क्या होगा, क्या होगा ये चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है हमारी यूनिट, बाई
क्यूब। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। हमारा है क्या? फाई इक्वल टू EA, ठीक है। और cos थीटा इसको हम निगलेक्ट कर लेंगे यहां पर, जब हम निकालेंगे यूनिट और डायमेंशन। फाई इक्वल टू EA है तो यहां से हमारा डायमेंशन क्या होगा? निकल जाएगा। तो डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी? ई की क्या होती है? F बाई क्यू न्यूटन इक्वल टू F बाई क्यू न्यूटन पर कूलम। एरिया क्या होती है? मीटर का स्क्वायर। यही तो होता है इक्वल टू F बाई क्यू, यही होता है ना, इक्वल टू F बाई क्यू। और बल का क्या होता है? न्यूटन। और क्यूब क्या? कूलम। तो न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर, इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। लिख सकते हो न्यूटन कूलम -1 मीटर का स्क्वायर। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन कितना होता है इसका? फोर्स का, यह -10 पावर -2। इसका क्या होता है? पर कूलम था A पावर -1 T पावर -1, ये आ जाएगा, ठीक है। M का 2 तो M पावर 3 L T पावर -2 T पावर -3 A पावर -1। ये नोट डाउन कर लो आप लोग। M L पावर 3 M, एक मिनट, M कहीं गड़बड़ हुआ है। मीटर का क्या होगा? L स्क्वायर यहां पर होगा, ये होगा हमारा मीटर ना, L होगा ना, L स्क्वायर का, तो हो जाएगा M L पावर 3 T पावर -3 A पावर -1। डायमेंशन क्या हो गया? M L पावर 3 T पावर -3 A पावर -1। ये इसका डायमेंशन हो गया। बच्चों अब हम बात करेंगे गास थ्योरम की। गास थ्योरम, तो गास जी ने ये कहा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारा किसी क्लोज सरफेस से, क्या होता है? टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से पास होता है, वो किसके बराबर होता है? वो 1/f और जो हमारा नेट चार्ज है उसके बराबर होता है। तो अगर हम गास थ्योरम की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों, वो किसी भी क्लोज लूप से अगर पास हो रहा है तो, ओपन लूप नहीं, क्लोज लूप। याद रखना, गास का लॉ ओपन लूप के लिए वैलिड नहीं है, क्लोज लूप के लिए लागू होता है हमेशा। ये चीज याद रखने वाली है। तो डेफिनेशन क्या हो गया? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed surface, any closed surface will, किस पे डिपेंड करेगा? will किस पे डिपेंड करेगा बताओ आप? इक्वल, मैंने आप नीचे लिख दिया था यहां पर 1/f नेट चार्ज Q, ठीक, 1/f Q enclosed by surface। बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। गाजी ने ये कहा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से अगर वो पास हो रहा होगा
तो वो डिपेंड करेगा 1/ε और चार्ज जो होता है नेट उसके डिपेंड करेगा। ये गाउस का लॉ होता है। कैसे प्रूव होता है ये मैं आपको अभी बताता हूं प्रूव करके, ठीक है। प्रूव करके मैं आपको ये बताता हूं। ठीक है। एंड नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब गाउस के लॉ को प्रूव करना है, ठीक है। कि कैसे प्रूव होगा तो मैं आपको बताता हूं। किसी भी ठीक है, ये हमारा यहां पॉइंट चार्ज क्यू है, इनसाइड द सरफेस है, ओवर द सरफेस नहीं है, इनसाइड द सरफेस है। यहां पर क्या है, नेट चार्ज क्यू है। ठीक है, यहां पर नेट चार्ज क्यू है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे बनाएंगे इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आता है। मैंने ओवर नहीं किया, इनसाइड है, ठीक है। नेट चार्ज क्यू पास हो रहा है इस स्फीयर से। डिस्टेंस क्या है, आर है, एंगल क्या है, डी ओमेगा है। मैंने इसीलिए आपको बताया था, जो सॉलिड एंगल थी इसी बारे में आपको बताया था, अदरवाइज मैं आपको सॉलिड एंगल नहीं बताता, अदरवाइज मैं आपको सॉलिड एंगल नहीं बताता। ठीक है, इस पे ले रहा हूं मैं, सरफेस पे ले रहा हूं, सरफेस पे ले रहा हूं। क्या लिखा है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एन एनक्लोज्ड सरफेस विल इक्वल टू 1/7 टाइम्स नेट चार्ज इन क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसके सरफेस पे ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये एरिया डी था, डी था, ये हो गया था, इस चीज आपको याद होना चाहिए। ये पॉइंट मैंने पी मान लिया था। ई क्या होगा, ई क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वैल्यू Q/4πε r²। होगा कि नहीं होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q/4πε r² होगा, बिल्कुल होगा, Q/4πε r²। अब अगर Q/4πε ये इंटायर एरिया क्या है, पूरा एरिया क्या है, ए है सिस्टम की, ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम है, इसका इंटायर एरिया क्या है, ए है। तो अब डी फाई क्या होगा, फाई इक्वल टू डी होता है, डी फाई क्या होगा, cos थीटा होगा कि नहीं होगा। डी इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये होगा, cos थीटा होगा, डी cos थीटा अपन r² होगा। अब क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू डी ए cos थीटा है हमारा, इसको नोट करो आप। अब डी ए cos थीटा अपन r² क्या होता है, डी ओमेगा, क्यूबिक एंगल क्या होता है, डी अपन r² होता है। जो क्यूबिक एंगल होता है डी अपन r² होता है, सॉलिड एंगल जिसे बोलते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा। अब इस चीज को क्या करोगे, डिफरेंशिएशन हटाओगे तो क्या हो जाएगा, फाई बचेगा, यहां पर इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन हटाओ तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहां आ जाएगा, यहां कुछ मतलब रहा ही नहीं, ठीक। आर स्क्वायर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन, एक मिनट में आपको अच्छे से बता देता हूं, फोर पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा। और डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर किसी भी सिस्टम के लिए इंटू डी ए, डी ए की एरिया ए है, डी ए की एरिया क्या है, ए है, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन, दैट्स ट्रू। हमने किया क्या, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया क्लोज सरफेस के अंदर, हमने इसके सरफेस पे एरिया डीए लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एलान में ये है, कंपोनेंट डीए का थीटा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर रूल लागू होगा, डी फाई इक्वल टू डीए का थीटा, डीए का थीटा की वैल्यू क्या है, ई डीए है, डीए का थीटा पर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा रख दिया, सॉलिड एंगल की वैल्यू, और किसी भी स्फीयर के पॉइंट पे सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है क्लोज लूप में, 4 पाई होती है, जो मैंने पहले आपको प्रूव कर दिया है, जो आपको स्फीयर की बात कर रहा था। तो इससे हमारा गाउस थ्योरम ये बोलता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल इक्वल 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स नेट चार्ज q enclosed by the surface. This is the Gauss theorem. This is the very important, and here will be the application of Gauss theorem many times. बच्चों, अब आप कहोगे कि आपने क्लोज लूप के लिए बताया था, तो गॉस थ्योरम की प्रॉपर्टी ओपन लूप के लिए क्या होगा। हमेशा गॉस थ्योरम क्लोज लूप के लिए ही हमारा वैलिड होता है, ओपन लूप में हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। ओपन लूप के लिए कैसे बताओगे, अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर जो हमारा 1 अपॉन एप्सिलॉन है, अगर यहां पर तो Q1 Q2 चार्ज ले रहे हो, अगर नंबर ऑफ चार्ज क्या हो जाए, n हो जाए, तब क्या करोगे, समेशन ऑफ Q एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 चार्ज हो जाएंगे, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन समेशन ऑफ Q हो जाएगा, ठीक है, गॉस का लॉ, क्योंकि 1Q 2Q 3Q देन इंटीजर -4Q -5Q ऐसे होगा, ठीक है। अब गॉस थ्योरम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आप ये लिख लो, गॉस थ्योरम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इट विल ऑलवेज मस्ट बी ऑन द 3D surface, not 2D, like sphere, like cylinder, like cone, but not like square or circle, never will be valid. So it will be always valid on the closed loop system and will always valid on the 3D system. पहली प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ओपन लूप सिस्टम जब होता है, अगर आप बोलोगे ये पॉइंट चार्ज बाहर कर दोगे तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 0 हो जाएगी, वो अभी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होता है बच्चों, हालांकि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होता है गॉस थ्योरम, कैसे वैलिड होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर कहो कि डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो गॉस का लॉ वैलिड नहीं होगा, हमेशा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होता है।
और द सरफेस, ये सरफेस क्या होना चाहिए, ये सरफेस मस्ट बी पास थ्रू द पॉइंट। जैसे मैंने यहां पॉइंट से पास किया है, लिख लो। पहला रूल क्या है, पहला रूल है द सरफेस मस्ट बी पास थ्रू द पॉइंट वेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी कैलकुलेटेड। ठीक, पहला द चार्ज मस्ट बी passes through point in closed loop system where field to be calculated and flux to be calculated. Second, it is valid on 3D system like sphere, cone and cylinder, not like circle, square. It not valid for 2D system. थर्ड पॉइंट लिख लो बच्चों, थर्ड पॉइंट लिख लो, ये डिस्क्रीट चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता है, डिस्क्रीट चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता है, और हमेशा क्लोज सरफेस से ही क्लियर डिस्टिंक्शन पे होना चाहिए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बहुत ही वैलिड होता है गाउस का लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा 3D सिस्टम में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। जब हमारा इनफाइनाइट रॉड की लेंथ निकालनी होती है और हमारा एक जो हमारा मेटलिक चार्ज होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप ओपन लूप की बात कर रहे हो, अगर आप ओपन लूप की बात कर रहे हो और चार्ज हमने यहां रख दिया, सपोज करो ओपन लूप की बात कर रहे हो और चार्ज हमने यहां रख दिया +Q। ठीक है, +Q रख दिया यहां पर, ठीक है, यहां डी ओमेगा लोगे तो वहां जाकर के 0 हो जाता है। कैसे 0 होता है वो मैं आपको बताऊंगा। हमेशा क्या होना चाहिए, ओपन लूप में होना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, यहां भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, यहां भी एंगल होगा निकल करके थीटा। तो जो हमारा होगा डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, DA/r²। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, Q/4πε r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, DA/r² डी ओमेगा प्लस हो जाएगा इस चार्ज के लिए, यहां क्या होगा माइनस हो जाएगा, अंदर के लिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, नेट चार्ज 0। तो ओपन लूप के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको मिटा के समझा देता हूं, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोड़ दो, अगर आपको लेना है और कोई पॉइंट और कोई पॉइंट ले लो, कोई मतलब नहीं बनता उसका। एक पॉइंट को यहां पे लिया, ठीक है, यहां पर चार्ज ले लिया है, यहां पर आपने चार्ज ले लिया है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपने कहां लिया, यहां ले लिया है। ठीक है, तो छोड़ दो, इसको लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये है हमारा, यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव, यहां पर क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब Q/4πε डी ओमेगा माइनस Q/4πε डी ओमेगा, दैट इज द 0 ओपन लूप के लिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन मैं आपको कल बताऊंगा और अच्छे से।
थोड़ी दिक्कत आ गई बोर्ड में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा।